ओके, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। ये तुम लोग का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। फाइन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के अगल बगल जो नेचर है, जहाँ जो अगल बगल जो सराउंडिंग है, वो सारी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो जब अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात कर रहे तो इट डील्स विद एवरी इशू दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हर उस चीज़ों के बारे में ये डील करता है इन्वायरमेंटल स्टडी, जो इफ़ेक्ट करेगा किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ऑर्गेनिज्म मतलब मैं, तुम, कोई कीड़ा मकोड़ा, एवरीथिंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें प्राण है। इट इज़ essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of our natural world and human impacts on its integrity. देखो यहाँ पर ये अगर बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन से लोग स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। किसी एक चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे ऊपर। देखो हम अगर अपनी बात करें ना ह्यूमन बीइंग के, तो हमारे ऊपर फाइनेंस का इम्पैक्ट होता है, फिजिकल लेवल पे इम्पैक्ट होता है, वेदर का, नेचुरल कैलेमिटीज़ का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा, टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग के ऊपर हर एक चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है। प्लांट, पेड़ पौधे, उन पे इम्पैक्ट हो रहा है। जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका इम्पैक्ट हो रहा है ना उसके ऊपर। और जब प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म अगल बगल में उस पर इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा, है ना। इट्स कॉम्पोनेंट इंक्लूड बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, computers and philosophy. As we look around at the area in which we live, we see that our surroundings were originally a natural landscape such as a forest, a river, a mountain, a desert or a combination of these elements. अगर अपने अगल बगल देखें तो हम लोग को दिखता है पेड़ पौधे, पहले जंगल भी दिखता था, रिवर, अगर यहाँ पर ही कम पॉपुलेशन होता तो हमें नदी भी दिखती गंगा बहते हुए। अभी भी गंगा काली घाट के उधर हम लोग देखे हैं, छोटा में भी हम लोग बहते हुए देखे हैं। अभी तो वो नाला बन गया है, वहाँ इतना मतलब भीड़ हो गई, इतना पोल्यूशन और इतना पॉपुलेशन, दोनों का इफेक्ट हो गया। तो है ये सारी चीज़। तो मोस्ट ऑफ अस लीव इन लैंडस्केप्स दैट हैव बीन हेविली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़। जो लैंडस्केप था ये पहले ज़मीन थी, मिट्टी थी, था ना, ये लेक गार्डन्स एरिया जैसे है, यहाँ पर कितना पेड़ पौधे और थे। अभी तो कम गए ना, इतने सारे फ्लैट्स दिख रहे। देखो सामने एक बिल्डिंग टूट रही है, मकान, वो भी टूट के फिर फ्लैट बनेगा। तो ह्यूमन जो है ये सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, राइट। दस अवर डेली लाइफ्स आर लिंक्ड विद अवर सराउंडिंग्स। सभी चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। जाओ सोने जाओ, ठंग ठंग करके बजेगा यहाँ जो जो तोड़ रहे हैं हमें। सो आवर डिपेंडेंस ऑन नेचर इज सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव विदाउट प्रोटेक्टिंग द अर्थ्स environmental natural resources, environmental और natural resources, whatever I say। तो हम लोग अगर देखें एज ए ह्यूमन बींग, हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट है ना, काफ़ी नहीं 100% डिपेंडेंट है, पूरी हम लोग डिपेंडेंट है मदर नेचर के ऊपर। तो जब तक हम लोग अपने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को सेव ना करें हम लोग बच पाएंगे। इसी कारण से ये स्टडीज़ की जा रही है। दस most traditions refers to our environment as mother nature, and most traditional societies have learned that respecting nature is vital for their livelihoods। ये हम लोग को पता है, हम लोग करते भी हैं ना, सूर्य की पूजा करते हैं, गाय को खाना खिलाना, या और भी हम लोग जितने तरह के नेचर को हम लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? इट इज़ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स अवर नेचर इन्वायरमेंट। तो ये हमारे ट्रेडिशन ने हमें सिखाया है। तो ये जो पूरी ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इट विल कवर दोज एस्पेक्ट ऑफ नेचर, हाउ टू प्रिजर्व नेचर, the industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increasingly consumer oriented society uses up large amounts of natural resources। नॉर्मल सी बात है, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, पानी बोलो या नेचुरल रिसोर्सेज बोलो, एवरीथिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, everything। Non-renewable resources such as minerals and oils are those which will be exhausted in the future if we continue to extract this without a thought for subsequent generation। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपने यूज़ किए जा रहे हैं,
जो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो रिन्यू नहीं हो पा रही, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में एक हो गई रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो जाती है ना। कुछ धान उगाया, धान हमने यूज निकाल लिया, फिर से लगा देंगे तो लग जाएगा। पर बहुत सारे, अब हीरा मोती सोना, वो रिन्यू नहीं होता है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। Renewable resources such as timber and water are those which can be used but can be regenerated by natural resource process such as regrowth or rainfall. But these too will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. दो चीज़ें, एक हमारा यूसेज लेवल है, जो यूजिबिलिटी, हम लोग यूज़ कितना फास्ट कर रहे हैं, और नेचर हमको कितनी जल्दी दे रही है। डिमांड एंड सप्लाई की बात हो गई। अब डिमांड अगर ज़्यादा होते जा रहा है तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, नेचर उतनी जल्दी जल्दी दे नहीं पाएगी सप्लाई, राइट। Since multiple effects on the environment resulting from routine human activities must be appreciated by each one of us if it is to provide us with resources we need in the long term. हमें इन्वायरमेंट सेटिंग पे ऐसा काम करना है जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। Our natural resources can be compared with the money in a bank. If we use it rapidly, the capital will be reduced to zero. जैसे पैसे को बचा बचा के खर्च करते हैं ना, वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा बचा के खर्च करो। ये नहीं कि बस है तो बस पूरा फुल टूज एकदम यूज़ कर लो नेचुरल रिसोर्सेज अपना, ऐसे नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ वी यूज only the interest, it can sustain us over the longer term. This is called sustainable utilization or development. इसका मतलब क्या है, हमें जो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते वक्त सोचना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन को मिल पाएगा नहीं पाएगा, तो संभाल के यूज़ करना। ये नहीं कि पानी चला के वेस्ट करते रहो, ठीक है ना, जैसे हमारे घर में चलता रहता है, बंद करो बंद करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, मैं सीधा इम्पोर्टेंस में आ जा रही हूँ। इम्पोर्टेंस क्या है, अगर अपने बात करें ना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट दैट इंक्लूड बोथ साइंस एंड सोशल स्टडीज़. To understand all the different aspects of our environment, we need to understand biology, chemistry, physics, geography, resource management, economics, and population issues. Thus, the scope of environmental studies is extremely wide and covers some aspects of nearly every major discipline. अगर environment की बात करें, एक single subject है नहीं, it is an integration of several subjects. बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, दैट इंक्लूड बोथ साइंस एंड सोशल स्टडीज़। साइंस भी है, सोशल स्टडीज़ भी है, ठीक है, क्योंकि साइंस हमें बताता है उसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या है, बता रहा है, बट सोशल स्टडीज समाज में रहकर लोग कैसे रिएक्ट करें, ये भी चीज़ है ना। वी लिव इन अ वर्ल्ड इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. Water, air, soil, mineral oil, and products we get from forests, grasslands, oceans, and from agriculture and livestock are all a part of our life support system. Without them, life itself would be impossible. अब सीधी सी बात है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. As we keep increasing in numbers and quantity of resources, improving this situation will only happen if each of us begin to take action of our daily lives that will help preserve our environment resources. अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है बोलो तो. हम अगर बैठे रहें कि भाई गवर्नमेंट देखेगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगा, गवर्नमेंट कुछ करेगा, तो गवर्नमेंट कितना ही कर लेगा. ठीक है, एक नियम है कि अगर एक पेड़ आप काटोगे तो 10 पेड़ उसके जगह पर लगाना है. बंगाल में ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं हो नहीं रहा है ऐसा, ठीक है ना. तो ये प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के भरोसे हम नहीं बैठ सकते. इसी वजह से ये इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी सब कोई को होनी चाहिए, सब कोई को उसके बारे में पढ़ना चाहिए, राइट. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे चलिए एक एक्टिविटी देखो, exercises in self-learning about the environment. Attempt to assess the level of damage to the environment due to your action that have occurred during your last working day, the last week, the last year. Then estimate the damage you are likely to do in your lifetime if you continue in your present way. Just एक एक्टिविटी है, एक बता रहा है कि आपने इसको use the following example for the above exercise.
plastic bags, plastic ball pens. Think about all the plastic you use daily that are made from plastic. Plastic plays an important part in our modern lives. प्लास्टिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, पर फिर भी प्लास्टिक है. मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लास्टिक आर्टिकल्स यू यूजुअली यूज़. क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं. हाउ कैन यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यू यूज़. इसके लिए मेरी बॉम्बे में मैंने देखा मौसी लोग इनिशिएटिव्स दिए हैं. वो एनजीओ नहीं है, प्राइवेटली उन लोग ऑपरेट करते हैं. वो लोग सारे प्लास्टिक्स को कवर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उससे कुछ कुछ आर्टिकल्स बना रहे हैं. ठीक है, रीयूजेबल आर्टिकल्स लाइक दैट. तो व्हाट इफेक्ट्स डज प्लास्टिक हैव ऑन आवर एनवायरनमेंट. प्लास्टिक का इफेक्ट क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट पे. हमें पता है जो क्या बोलते हैं, एक होती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है क्योंकि अपने यूज़ करते फिर फेंक देते हैं और वो गलता भी नहीं है, तो इधर उधर जाके वेस्ट होता है, वो जमता रहता है, जमा होता है. हाँ. What did plastic means, where did the plastic come from and how is it made. प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ अपने सोचने का बात है. What happens to it when you throw it away, where does it go. Example, fossil fuels. अब जो नॉर्मल सी बात है ना, प्लास्टिक जा रहा है पानी में, पानी में अब जो मछलियाँ हैं वो खा रही है उसको, फिर मछलियों को लोग खा रहे हैं, अल्टीमेटली वो हम जो फेंक रहे हैं वो हमारे ही पास आ रहा है. What effect does it have on the air we breathe. When we leave a motorbike or car running during a traffic stop, we do not usually remember that the fuel we are wasting is a part of non-renewable resources that the earth cannot reform. Once all the fossil fuels are burnt off, it will mean the end of oil as a source of energy. जब गाड़ी चल रही होती है ना, बार बार गाड़ी रुकती है, बंद होती है, या जो भी हम देखते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है, तो हम लोग लगता है हम लोग पेट्रोल डीजल ख़त्म कर रहे हैं. सब ख़त्म हो गया ना, और नहीं आएगा, रिन्यूएबल नहीं है ये सारी चीज़ें. तो इसी चीज़, यही हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सारा जो मेन जो है ना फोकस या स्कोप, इसी चीज़ को समझना है कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किस किस तरीके से वो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहा है, उसको सस्टेन कैसे किया जाए. ये सारा हमारा स्कोप है ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. तो क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एनवायरमेंटल स्टडी. तो वो आंसर दे सकते हो सिंपल, भाई एनवायरमेंटल स्टडीज़ रेफर्स टू अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ स्टडीइंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. वो गया एनवायरमेंटल स्टडी. स्कोप क्या हो गया एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, then preventing the environment from being depleted and recovering the environment, and also making a planned proactive approach. किस तरीके से हम बचा सकते हैं, राइट. ये हो गया स्कोप में. अच्छा, इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो